हाँ, सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटी इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स हम हमारे संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, प्लस उसके फीचर्स क्या हैं, और उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी एक डॉक्यूमेंट जिसमें रूल्स लॉज लिखे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल लिखे हैं कि एक कंट्री को कैसे चलाया जाना है। ठीक है, वो सारे रूल्स वगैरह लिखे हैं। द रूल्स एंड लॉज आर स्पेशली क्रिएटेड टू सूट द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। और जो रूल्स और लॉज हैं उनको कैसे बनाया गया है कि वो वहाँ के लोगों को सूट करे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो संविधान है उसमें रूल्स, लॉज और प्रिंसिपल्स लिखे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसके बहुत सारे पर्पस बताए हैं। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस उसकी क्या है, इट लेज आर सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी दैट वी एज अ सिटीजन टू एस्पायर टू लिव इन। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी एस्पिरेशंस मीन्स हमारी उम्मीदों को, जो हमारी विशेस हैं उनको पूरा करता है। ठीक है, जैसे हमें चाहिए कि हमें समानता मिले, इक्वलिटी मिले, फ्रीडम मिले, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे आइडियल्स दिए गए हैं जो सोसाइटी की एस्पिरेशन को फुलफिल कर सकें। सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, इन अदर वर्ड्स इट स्पेसिफाइज द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि कोई भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे होना चाहिए, मतलब उस कंट्री को कौन रूल करेगा, जो रूल करेंगे उनके पास कितनी पावर्स होगी, ये सब। ठीक है, अब एक सिनारियो सोचो जिसमें ऐसा है, ठीक है, कि कंट्री में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो जिसका जो मन आएगा वो करेगा। तो इससे ये भी हो सकता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के राइट को इन्फ्रिंज करे, तोड़े। जैसे कि अब कोई चोर है तो उसको चोरी करना पसंद है, अगर कोई रूल नहीं होगा तो वो तो चोरी करेगा ही, तो इससे दूसरे पर्सन को नुकसान हो रहा है। तो हम ऐसे हमारी सोसाइटी डाइवर्स है, तो हमें एक लॉ चाहिए होता है जो रूल्स और रेगुलेशन को स्पेसिफाई करे ताकि सोसाइटी अच्छे से रह सके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। इसमें हमें इसको नेपाल के एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, Nepal was a monarchy. The previous constitution of Nepal, which has been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. ठीक है, अब नेपाल पहले मोनार्की था। मोनार्की मीन्स वहाँ पे किंग का, राजाओं का रूल चलता था। ठीक है, तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था उसमें क्या था, जो फाइनल अथॉरिटी, जो फाइनल पावर थी वो किंग के पास थी। किंग चाहे तो किसी को भी सजा दे सकता था और चाहे तो किसी को भी नहीं दे। तो इससे लोगों की तो एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हो रही, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, बहुत सारे डिकेड्स तक डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। मतलब डेमोक्रेसी मीन्स जहाँ पे लोग अपना रूलर खुद चूज़ कर सके और जो सुप्रीम पावर किसके पास हो, पीपल के पास हो। तो उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट किए और 2006 में उन्होंने किंग की पावर को एंड किया और 2007 में नेपाल का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, अब ये देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था। The overthrow of the monarchy necessitated writing a new constitution for the democracy of Nepal, which now included the aspirations and hope of the common people of Nepal and reflected its new identity as a democracy. ठीक है, तो जो नेपाल था पहले वहाँ पे मोनार्की वाला कॉन्स्टिट्यूशन हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशन बना जो डेमोक्रेटिक था। डेमोक्रेटिक में जो फाइनल पावर होती है वो लोगों के पास होती है। जैसे लोगों के पास पावर होती है कि वो अपने रूलर को चूज़ करें। अगर उनके रूलर्स उनकी नीड को फुलफिल नहीं कर रहे तो वो क्या कर सकते हैं, उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो अब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए। ठीक है, पहला इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए, कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। फिर दूसरा कि वो गवर्नमेंट की पावर को डिफाइन करे कि गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है। तीसरा रीज़न क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, दैट इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। इसका मतलब क्या है कि हमें खुद से बचाना। इसका मतलब हमें खुद से बचाने का मतलब है कि जैसे अब हर एक कंट्री होती है उसमें कुछ लोग होते हैं जो मेजॉरिटी में और कुछ लोग होते हैं जो माइनॉरिटी में। तो ऐसा नहीं हो कि जो लोग जिनकी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटीज़ को दबा दें। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा होना चाहिए कि जो सबके राइट्स को फुलफिल करे, चाहे मेजॉरिटी में लोग हो, माइनॉरिटी में जो कम नंबर में उनके भी राइट्स को करे, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है तो सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। ठीक है,
तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द इंडिया, ठीक है। इंडिया में अगर कोई एक लॉ है जो सुप्रीम है, सबसे बड़ा है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है वो फाइनल है, उसी को माना जाएगा, ठीक है। इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क डिफाइनिंग द फंडामेंटल एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, एस्टेब्लिशिंग द स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड सिक्योर द फंडामेंटल राइट। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होंगे जो लोगों को मिलेंगे, कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को अपने ध्यान में रखने हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं सिटीजन्स की। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड आफ्टर इंडिया हैड लिव्ड थ्रू 200 years ऑफ द कॉलोनियल रूल, द फ्रीडम स्ट्रगल, द नेशनल मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ द कंट्री, spread of communal violence were foremost in the minds of the leaders. Their main aim was to give India a constitution which would fulfill the cherished ideals of the people of this country and establish a democratic society. ठीक है। अब आपको पता है कि जो इंडिया में 200 years तक ब्रिटिशर्स का रूल रहा, 1857 से अब 1840, मतलब 1800 से लेके 1757 से लेके 1947 तक इंडिया में ऑलमोस्ट 200 years तक ब्रिटिशर्स का रूल रहा, ठीक है। तो उस टाइम ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मतलब इंडिया में उनकी मनमानी चलती थी। तो जो हमारे लीडर्स थे वो चाहते थे कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं जो लोगों के जो विशेस हैं उनको पूरा करे, जो लोगों को इक्वल राइट्स दे, उनको लिबर्टी दे, उनको फ्रीडम दे कि उन्हें जो करना है वो करें। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो 29 अगस्त 1947, 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। उसके बाद 29 अगस्त को एक कमेटी बनी, ठीक है। उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो उन्होंने बोला कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हो गया। उस दिन इंडिया क्या बनी, एक रिपब्लिक कंट्री बनी, मतलब एक गणतंत्र बनी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, रिपब्लिक डे के दिन, 26 जनवरी 1950। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, जो सुप्रीम लॉ है, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, अब हम उसके कुछ फीचर्स देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एम क्या था कि हमें इंडिया को कैसी कंट्री बनाना है, सेक्युलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक सोसाइटी फॉर इट्स सिटीजन्स विच बिलोंग टू डाइवर्स बैकग्राउंड, ठीक है। तो अब इंडिया में क्या थी, बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, मीन्स यहाँ पे हर काइंड के लोग थे। जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स हैं, ठीक है। तो पर इंडिया में हर रिलीजन के लोग हैं, हर कल्चर के लोग हैं, ट्राइबल्स भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी हैं। तो हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था जो सबकी नीड्स को फुलफ़िल कर सके। तो हम पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अब क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है, ठीक है। जैसे हर बुक का एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स में हमें बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आगे, मतलब कि इंडेक्स में हमें बताया जाता है कि हमारी बुक में आगे क्या क्या आएगा। जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3, तो क्या क्या आएगा। ऐसे प्रीएम्बल क्या होता है, एक इंडेक्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, पहला पेज, जिसमें हमें बताया जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फ़िलॉसफी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन होता है जिसमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। पर